बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरा एक्ट 2024 की आज दूसरी वीडियो है और इसमें हम मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहली वीडियो जो है वो ऑलरेडी इसी चैनल पे पड़ी है, आप उसको भी विजिट करें। और यहाँ पे अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द पीरा एक्ट 2024 द अथॉरिटी कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। ये जो अथॉरिटी है इसके कितने मेंबर्स होंगे? ये जो कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी है यहां पे इसके मुताबिक कितने मेंबर्स होंगे? अब यहां पे जब हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हैं, अब इससे आगे हमने चलना है। जब आगे चलना है तो अब यहां पे देखें ये कितने खाने हैं। अगर इन खानों की बात करें तो ये 13 खाने हैं। कितने खाने हैं? 13 खाने हैं। तो यहां पे अब मेंबर्स की बात करें, 13 मेंबर्स तो इन खानों के साथ हो गए। अब यहां पे अगर थोड़ी सी बात करें तो 3 मेंबर्स यहां पे इंक्लूड है और 4 मेंबर्स यहां पे है। तो टोटल इनको अगर काउंट करें, टोटल काउंट करें, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां पे 3 मेंबर्स है। 10 और 3 13 और यहां पे 4 है। 13 और 4 17, 17 और 1 18। तो ये कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी? अथॉरिटी 18 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। अब इसी से फिर क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? इससे अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे आप देखें तो यहां पे वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा, जो चीफ मिनिस्टर होगा पंजाब का, क्योंकि ये पंजाब की अथॉरिटी है, तो यहां पे जो सीएम होगा वो भी पंजाब का होगा। तो वो क्या होगा? वो चेयरपर्सन होगा। वो क्या होगा? वो चेयरपर्सन होगा। अभी जो करंट हमारी सीएम साहबा हैं मरियम नवाज साहबा, वो इस डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन है। और वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? वाइस चेयरपर्सन जो है वो चीफ सेक्रेटरी होगा। कहां का? वो भी पंजाब का। इसके अलावा बाकी सारे क्या है? इसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स हैं। अब यहां पे क्वेश्चन फिर यह भी बन सकता है कि इसका जो सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी वो कौन होगा? वो कौन होगा? ये जो सेक्रेटरी है ये ऑलरेडी मेंबर तो है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा बंदा होगा जो कि सेक्रेटरी होगा? तो याद रखिएगा, जो डायरेक्टर जनरल होगा पीरा डिपार्टमेंट का, जो डायरेक्टर जनरल होगा, जो डायरेक्टर जनरल होगा पीरा का, वो मेंबर तो होगा, लेकिन इस मेंबर के साथ साथ ये सेक्रेटरी भी होगा इस डिपार्टमेंट का। और इस सेक्रेटरी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आगे चल के हम उनको भी डिस्कस करेंगे। क्यों? वो इस वजह से ये जो डायरेक्टर जनरल होगा इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, या इसकी क्वालिफिकेशन के अलावा अगर हम बात करें कि इसकी बेसिकली इसका स्केल क्या होगा, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में सर्व कर चुका हो, या कौन सी पाकिस्तान की ऐसी सर्विस है जहां पे ये सर्व कर रहा हो, तो उसको डीजी बना सकते हैं। तो मतलब ये आगे चल के फिर क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 3 मेंबर्स जो होंगे, 3 मेंबर्स ये क्या होंगे? ये एमपीएस होंगे। और इन एमपीएस में से 3 मेंबर्स में से 3 एमपीएस में से 2 मेल होंगे और 1 जो है वो फीमेल होगी। फिर इसी तरीके से यहां पे ये 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात कर रहा है। जो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स है ना, आई एम उनको लिख रहा हूं, आई से इंडिपेंडेंट और एम से मेंबर्स। ये जो 4 मेंबर्स होंगे ये जो है इनमें 3 मेल्स होंगे और 1 फीमेल होगी, 1 फीमेल होगी। अब ये सारे यहां पे मौजूद है, मेंशन है। फिर इसी तरीके से अब जरा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन ये है, द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी बाय मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल एंड द सिलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद। तो यहां पे क्या कह रहा है? कमेंसमेंट ऑफ
सच सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, इन इंडिपेंडेंट्स को मेंबर्स को जब क्या किया जाएगा, यहां पे मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल, पहले तो ये याद कर लो, इन इंडिपेंडेंट को जब सिलेक्ट किया जाएगा, जब सिलेक्ट किया जाएगा तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन क्या बनता है फिर कि उसको सिलेक्ट कौन करेगा, मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल करेगा, मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल करेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। उसके बाद एंड द सिलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड, और ये जो सिलेक्शन कंप्लीट होगी कितने दिनों में होगी, तो यहां पे देख लो 30 डेज में ये कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, कैसे मिसाल देता हूं, आपने एसडीओ पे अप्लाई किया है, एसडीओ की सीट्स पे अप्लाई किया है, एसडीओ की सीट्स पे जब अप्लाई किया है तो आपको एक डेट दी जाती है कि इतने दिनों में आपने अप्लाई करना है। तो इसका भी यही तरीका है कि ये जो सिलेक्शन होगी, इस सिलेक्शन को आपने कंप्लीट करनी है कितने दिनों में, 30 दिनों में ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जब मतलब इनका प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा उस दिन से लेके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपने ये कंप्लीट करना है। कैसे हमें पता चलेगा, ये देखो ये लॉ है। इस लॉ में क्या कह रहा है, सिलेक्शन पैनल में there shall be a selection panel consisting of 3 person। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो सिलेक्शन पैनल है, सिलेक्शन पैनल, यहां पे सिलेक्शन पैनल ये कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। यहां पे ये मेंशन्ड है। और आगे क्या कह रहा है, अदर देन सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, ये जो 3 मेंबर्स हैं ये क्या है, ये पब्लिक सर्वेंट्स ना हो, हाजिर सर्विस पब्लिक सर्वेंट्स ना हो, ये मेंशन्ड है। यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो पहली बात क्या याद रखनी है कि जो सिलेक्शन पैनल होगा वो सिलेक्शन पैनल 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, और ये जो 3 मेंबर्स हैं ये हाजिर सर्विस नहीं हूं, यहां पे लिखा हुआ है देन सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स। और आगे क्या कह रहा है, आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी ना हो, जो चूज किए हुए हों, जो नुमाइंदे हों वो भी ना हो। और आगे क्या कह रहा है, टू बी नॉमिनेटेड, और इन 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा कि इन 3 मेंबर्स का जो सिलेक्शन पैनल है वो बनना चाहिए। तो इनको नॉमिनेट कौन करेगा, इनको नॉमिनेट जो है चीफ मिनिस्टर करेगा। कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर। अब यहां पे तो उसने चीफ मिनिस्टर कह दिया है, अब उसने यहां पे तो चीफ मिनिस्टर कह दिया है। अगर चीफ मिनिस्टर ना कहता फिर क्या कह सकता है, फिर वो कह सकता है कि चेयरपर्सन। क्या, चेयरपर्सन, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन तो है, तो इसी वजह से या तो वो चीफ मिनिस्टर दे देगा या वो क्या देगा, या वो आपको चेयरपर्सन देगा। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे देखो, फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, अब इसी से नीचे देखो, इसी से रेलिवेंट ये क्वेश्चन था, क्या कह रहा है, द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शंस पैनल, यानी कि इन 3 मेंबर्स का जो पैनल बना है उसमें से जितनी मेजॉरिटी होगी उससे क्या होगा, उससे आपका ये क्या होगा, ये काउंट किया जाएगा, ये सिलेक्ट किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। फिर इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, एंड द सिलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। अब वही बात हो गई कि कितने दिनों में, 30 डेज में ये क्या किया जाएगा, ये आपको चूज करना है। फिर इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर हम यहां पे देखें, पहली बात सुनिएगा, ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स है ना, इंडिपेंडेंट मेंबर्स 3 साल के लिए चूज किए जाएंगे। कितने साल के लिए चूज किए जाएंगे, 3 साल के लिए चूज किए जाएंगे। और अगर इनमें से कोई रिजाइन करना चाहता है तो वो 1 मंथ पहले क्या देगा, 1 मंथ पहले नोटिस देगा, और उस नोटिस में वो बताएगा, क्या बताएगा कि अब अगले महीने से मैं काम नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, या किसी को अगर मतलब वो भी करना है। फॉर एग्जांपल अब अथॉरिटी समझती है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो अथॉरिटी भी उसको बेसिकली क्या करेगी, उसको 1 मंथ पहले नोटिस देगी। फिर इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है द सिलेक्शन पैनल शैल इनवाइट एप्लीकेशंस। सिलेक्शन पैनल क्या करेगा, एप्लीकेशंस इनवाइट करेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एसडीओ के लिए आपके पास क्या आया, आपके पास एडवर्टाइजमेंट आया,
तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो एक तरह से इनवाइट है क्या, एप्लीकेशंस की। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द पब्लिक, किससे, पब्लिक से, फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड शेल आफ्टर इंटरव्यूइंग, अब उनका इंटरव्यू करेंगे, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉरवर्ड इट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट मेंबर्स, तो जो सिलेक्ट होंगे उनका नोटिफिकेशन, उनकी जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। अब यहां पे गवर्नमेंट कौन सी है, गवर्नमेंट यहां पे पंजाब गवर्नमेंट है, यहां पे कौन सी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, और उस पंजाब गवर्नमेंट को एज अ इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पे उनकी रिकमेंडेशंस को भेजा जाएगा। फिर इसी तरीके से अब अगर यहीं पे देखें, यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में ये कह रहा है जो डायरेक्टर जनरल होगा, जो डायरेक्टर जनरल क्या होगा, शैल प्रोवाइड द सेक्रेटेरियल सपोर्ट, सेक्रेटरियल सपोर्ट। ये कौन देगा, सेक्रेटरियल सपोर्ट, किसको, सिलेक्शन पैनल को, सिलेक्शन पैनल को सेक्रेटरियल सपोर्ट कौन देगा, ये डायरेक्टर जनरल देगा, डीजी देगा, डीजी किसका, पीरा का, पीरा का डीजी क्या करेगा, पीरा का डीजी सेक्रेटरियल सपोर्ट देगा, किसको, सिलेक्शन पैनल को। आगे क्या कह रहा है, टू कैरी आउट देयर ऑफिशियल बिजनेस, टू कैरी आउट देयर ऑफिशियल बिजनेस। इसके बाद अब आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या कह सकता है, इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी एंड प्रूवन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन द फील्ड्स ऑफ, ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, जब इनकी बात करते हैं तो उनकी बेसिकली क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, या उनकी क्या बात कर रहे हैं कि वो जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं वो किस चीज में माहिर हूं, या कौन से सब्जेक्ट में माहिर हूं, या कौन सी फील्ड में माहिर हूं। तो याद रखिएगा, सोशल वर्क में माहिर हूं, लॉ में माहिर हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में माहिर हूं, एजुकेशन में माहिर हूं, या कॉर्पोरेट में हूं। अब कॉर्पोरेट क्या है, कॉर्पोरेट जो है ये आपका बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के मोस्टली एक मिसाल दे रहा हूं, ये आपका बैंकिंग सेक्टर जो है, एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, बैंकिंग सेक्टर भी कॉर्पोरेट में आ जाता है। अब इसकी जब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर के जितने भी लोग होते हैं बड़े काबिल होते हैं, और इसमें अब ये मैंने कहा है, ये कहा है इम्पेक्केबल। अब यहां पे वो क्वेश्चन दे सकता है, फॉर एग्जांपल यही सारा दे दे और इसको मिसिंग कर दे, इसको क्या कर दे, मिसिंग कर दे। इसमें ए ऑप्शन हो एवरेज, एवरेज उसकी इंटीग्रेटरी होनी चाहिए, बी वो कहे मतलब बी में वो कहे कि एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूं, एवरेज या बिलो एवरेज हो, बिलो एवरेज, या मतलब इसी तरीके से कोई और ऑप्शन भी दे सकता है, और फिर ये सी ऑप्शन यही हो, सी ऑप्शन यही हो। तो अब यहां पे याद रखना कि ये ठीक बनेगा। इम्पेक्केबल का क्या मतलब है, इम्पेक्केबल का मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा कंपिटेंट हूं, बहुत ज्यादा क्या हूं, कंपिटेंट हूं, जो कंपिटेंट हूं, जिनके पास महारत हो, स्किल हो, उनको कहते हैं। अब यहां पे देखिए इसी की जब हम बात करते हैं, देखो ये छठा सेक्शन जो है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एंड इंडिपेंडेंट मेंबर की बात कर रहा है, वही बात मैंने की है कि आगे क्या कह रहा है, ऑल इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी एंड प्रूवन प्रोफेशनल कंपिटेंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और कॉर्पोरेट। तो यही क्या बनता है, इसका फिर राइट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बनेगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगर ये है उन ऑप्शंस में ये है तो ऑल ऑफ दीज बनेगा, ऑल ऑफ दीज क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन बनेगा। इसी से फिर क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि ये तो इनकी क्वालिफिकेशन की बात हो गई, और फिर वो ये पूछेगा किसको नहीं बना सकते, किसको नहीं बना सकते उसकी बात करेगा। तो वो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर, यानी कि कोई ऐसा शख्स जिसको हमने इंडिपेंडेंट मेंबर बनाना है लेकिन इन लोगों को नहीं बना सकते,
उसके अलावा कौन सा बन सकता है इंडिपेंडेंट मेंबर? तो यहां पे देखो, यहां पे फिर उस लॉ में मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो, पब्लिक ऑफिस फ्रॉम लास्ट मंथ, यानी कि वो बंदा जो पिछले 6 माह के दौरान कोई पब्लिक ऑफिस में वो क्या कर रहा हूं, सर्व कर रहा हूं, यानी कि कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जो कि लास्ट 6 मंथ के दौरान वो क्या था, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, तो ऐसे शख्स को हम नहीं बना सकते। 6 माह के बाद, 6 माह जब उसको गुजर जाएंगे, उसकी रिटायरमेंट के 6 माह बाद, रिटायरमेंट के 6 माह बाद उसको फिर बना सकते हैं। लेकिन जब तक उसकी रिटायरमेंट से लेके अगले 6 माह तक टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं बना सकते। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है, फॉन्ड सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इलनेस, यानी कि जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी वो बंदा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डिसेबल हो, ऐसा नहीं है कि जो मेंटली पागल हो, जुनूनी हो, ऐसे शख्स को नहीं बना सकते। तो यहां पे जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी वो बंदा क्या होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। असल में कहने का मतलब ये है। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है, इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, अगर किसी ने बैंक से कर्जा लिया है, बैंक को वापस नहीं किया, तो ऐसे बंदे को भी नहीं बनाना हमने। और फिर आगे क्या कह रहा है, आर अ लोन और टैक्स डिफॉल्टर, यानी कि वो पहले टैक्स देता था, आगे चल के उसने टैक्स देना बंद कर दिया या टैक्स में चोरी करना स्टार्ट कर दी, तो टैक्स डिफॉल्टर को भी नहीं बनाना, टैक्स डिफॉल्टर को भी नहीं बनाना। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, या कोई ऐसा बंदा जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस था, नामजद हुआ, या मतलब उसके ऊपर क्या हुआ, कोई मतलब इस तरह की एक्टिविटी साबित हो गई, तो ऐसे शख्स को भी हमने नहीं बनाना। अब ये लॉ कह रहा है, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर, यानी कि वो शख्स, ये यहां पे उसने मेंशन किए हुए कि ऐसे शख्स को हमने इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बनाना। तो उसमें क्या कह रहा है, हैज हेल्ड एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और हैज रिमेन्ड अ पब्लिक सर्वेंट इन द 6 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट मेंबर। वही बात होगी, या तो वो रिटायर हो गया, रिटायर होने के 6 माह के दौरान उसको हम नहीं बना सकते, रिटायरमेंट के 6 माह के बाद हम उसको बनाएंगे। फिर इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, इज फॉन्ड सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इलनेस, यानी कि वो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हो। अगर सेहतमंद नहीं है तो हम उसको नहीं बना सकते। फिर आगे क्या कह रहा है, इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट और लोन और टैक्स डिफॉल्टर, या वो ऐसा बंदा, यहां पे ये भी याद रखिएगा, ऐसा बंदा जो अभी तक सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, अभी तक सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, उसको भी नहीं बना सकते इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो शरायत आपको अब आसानी के साथ याद हो जाएंगे, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाओगे तो किसी काम का नहीं है। समझ के पढ़ो कि इंडिपेंडेंट मेंबर की सिलेक्शन कैसे होगी, कौन उनको चूज करेगा, सिलेक्शन पैनल कितने मेंबर्स का होगा, वो सिलेक्शन पैनल कौन बनाएगा, फिर इसी तरीके से उस सेक्शन जो सिलेक्शन पैनल है, सिलेक्शन पैनल को सेक्टेरियल सपोर्ट कौन देगा। तो ये सारे क्वेश्चंस, अब इसमें रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख ली तो आप सारे काम कर सकते हो। चंद लम्हों के लिए अपना टाइम किसी के लिए ना बेचो, किसी के साथ ऐसे फ्री में ना गुजारो। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है, इज इन द सर्विस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और अदर बॉडी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि इसमें देखो ऐसी कुछ मतलब ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको हम ऑटोनोमस डिपार्टमेंट कहते हैं, या ऐसे भी हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि सेमी गवर्नमेंट है। तो ऐसी जगहों पे भी अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको भी हमने नहीं बनाना। आगे क्या कह रहा है, और इन विच द गवर्नमेंट हैज कंट्रोल्ड शेयर और इंटरेस्ट, या ऐसे डिपार्टमेंट जिनमें गवर्नमेंट का शेयर हो, गवर्नमेंट का या कंट्रोल हो, तो उनको भी हमने, ऐसे बंदों को भी नहीं बनाना। आगे क्या कह रहा है, हैज बीन डिसमिस्ड, रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान ऑन ग्राउंड्स ऑफ करप्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी बंदा जिसको डिसमिस किया गया, कहां से, या रिमूव किया गया, या उसको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया, कहां से, सर्विस ऑफ पाकिस्तान से,
क्यों? इस वजह से कि उसने करप्शन की या एनी अदर फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट, या उसने कोई ऐसा काम किया, ऐसा फेल किया जिसके ऊपर उसको मिसकंडक्ट के जमरे में लाया गया। और फिर क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसको भी नहीं बना सकते। हैज एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, यहां पे मैं अगर ऐसे मिसाल दूं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिस के मतलब कुछ है जिन्होंने लॉक किया हुआ है, अब वो सुबह को तो किसकी जॉब करते हैं, सुबह को तो वो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और शाम को फिर कहते हैं कि हम वकील है, शाम को वो वकालत की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ऐसे बंदों को भी चूज नहीं करना जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अथॉरिटी तो बन गई, अथॉरिटी में 18 मेंबर्स हैं। अब 18 मेंबर्स की मीटिंग भी तो होगी, वो कोई ना कोई फैसले भी तो करेंगे। तो उन 18 बंदों की जब हम बात करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि उस अथॉरिटी की जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसको हेड कौन करेगा, उसको चेयर कौन करेगा, उसको प्रेजाइड कौन करेगा। तो यहां पे हमें लॉ क्या कहता है, वो चेयरपर्सन भी करता है। चेयरपर्सन जब नहीं होगा तो वाइस चेयरपर्सन करेगा, जब वाइस चेयरपर्सन नहीं होगा तो फिर नॉमिनेटेड मेंबर होगा, और ये नॉमिनेटेड मेंबर कौन करेगा। तो हम इसी लॉ की हेल्प से देखते हैं कि किस तरह से होगा। देखो, मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी, जब मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी की बात करते हैं, द अथॉरिटी शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व such procedure with regard to transaction of its business and meetings as may be prescribed and until so prescribed as the authority may determine। यानी कि ये अथॉरिटी डिपेंड करती है कि किस टाइम हमने मीटिंग बुलानी है, कहां पे बुलानी है, क्या हमने यहां पे एजेंडे को डिस्कस करना है, क्या मतलब प्रोसीजर होगा, ये सारा मतलब इसमें कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है द मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन। कौन करेगा, चेयरपर्सन करेगा। चेयरपर्सन से क्या मुराद है, चीफ मिनिस्टर साहबा। इस टाइम चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आजकल वही क्या करती है, वही प्रिजाइड कर रही होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर साहब नहीं है, वो जैसे अभी जापान गई हुई थी, तो जापान जब गई हुई थी तो उससे पहले मतलब अगर देखें तो वो खुद क्या कर रही थी, जापान जाने से पहले वो खुद प्रिजाइड कर रही थी। अब वो नहीं है मुल्क के अंदर, तो जब मुल्क के अंदर नहीं है या किसी भी वजह से वो प्रिजाइड नहीं कर सकती, तो उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद यहां पे देखो बाय द वाइस चेयरमैन इन हिज अब्सेंस। यानी कि अगर चेयरपर्सन नहीं है, मुल्क में मौजूद नहीं है, या कोई और काम कर रहे हैं, किसी और काम की वजह से वो नहीं प्रिजाइड कर सकते, तो अगला बंदा कौन प्रिजाइड करेगा, चेयरपर्सन करेगा, वाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन की जगह कौन करेगा, वाइस चेयरपर्सन करेगा। या फिर और व्हेन द वाइस चेयरपर्सन इज आल्सो एब्सेंट, यानी कि अब चेयरपर्सन भी नहीं है, वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है। जब ये नहीं है तो फिर इसके बाद याद रखिएगा कि अब कौन करेगा। अथॉरिटी को तो चलाना है, अथॉरिटी को रोक तो नहीं सकते। अब इसी तरीके से डिपार्टमेंट को तो चलाना है, डिपार्टमेंट के काम तो नहीं रुकते, तो फिर होगा क्या, उसके बाद बाय द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन। अब क्या है, अब ये है अगर फॉर एग्जांपल चेयरपर्सन भी नहीं है, वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है, तो इनकी गैर मौजूदगी में कौन जो है वो ऐसा शख्स या ऐसा मेंबर जो क्या करेगा, इसको प्रिजाइड करेगा। तो इसको नेक्स्ट पर्सन कौन प्रेजेंट करेगा, नॉमिनेटेड मेंबर करेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, इस नॉमिनेटेड पर्सन को कौन मतलब क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। तो इसको नॉमिनेट करने वाला कौन होगा, वो चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन होगा, चेयरपर्सन होगा। कहने का मतलब ये कि वाइस चेयरपर्सन इसको नॉमिनेट नहीं कर सकता। इस बंदे को अगर नॉमिनेट भी करना है तो कौन करेगा, चेयरपर्सन नॉमिनेट करेगा। फिर इसी तरीके से आगे देखो, आगे जब हम बात करते हैं, अब यहां पे देखो, अब बात होगी, क्या बात हुई, बात ये हुई कि मीटिंग्स की। अब मीटिंग्स में कितने बंदे आने चाहिए, मीटिंग्स कोरम, एक कोरम होता है। कोरम क्या होता है, कोरम की जब हम बात करते हैं तो मतलब 18 में से इतने मेंबर्स होना लाजमी है मीटिंग के अंदर, तो वो कोरम कहलाता है। कोरम पूरा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम भी मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं इसी अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब इस लॉ में इनकी बात करते हैं तो देखें यहां पे अगला क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट है।
अब यहां पे क्या कह रहा है, द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी ऑफ द टोटल मेंबर्स। ये क्या मतलब है इसका, जो कोरम होगा, कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर। टोटल मेंबर कितने हैं, 18 हैं। 18 में से कम 9 लोग होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, कोरम पूरा होगा, यानी कि मीटिंग बुलाई जा सकती है। 9 से अगर एक भी बंदा कम हुआ तो मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो मीटिंग बुलाने के लिए कितने मेंबर्स होना जरूरी है, अथॉरिटी के 1/2 होना जरूरी है। मतलब क्या, टोटल 18 बंदे, 18 में से 9 का होना लाजमी है, तब जाके मीटिंग होगी। तब जाके क्या होगी, तब जाके मीटिंग होगी। अब यहां पे याद रखिएगा, मीटिंग बुलाएगा कौन, मीटिंग बुलाएगा कौन, चेयरपर्सन साहब ने तो मीटिंग को क्या करना है, चेयरपर्सन साहब ने तो मीटिंग को प्रिजाइड करना है। अब मीटिंग कौन बुलाएगा, इन बंदों को कौन कहेगा कि इस दिन इस जगह पे मीटिंग है, वो किसका काम है, वो काम है डायरेक्टर जनरल का। द डायरेक्टर जनरल ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। यानी कि डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, सबको कहेगा कि चेयरपर्सन साहब ने इस दिन इस जगह पे मीटिंग बुलाई है, आप सब ने आना है। तो डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्टर जनरल को डायरेक्शन कौन देगा, चेयरपर्सन डायरेक्शन देगा। चेयरपर्सन क्या करेगा, डायरेक्शन देगा डायरेक्टर जनरल को कि इन सब बंदों को मैसेज करो, या मतलब लेटर जारी करो कि इस दिन मीटिंग होगी इतने बजे। तो डायरेक्टर जनरल जो है ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेयरपर्सन शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। आई बात समझ में। इससे आगे फिर देखो, इससे आगे जब हम बात करते हैं, अब यहां पे फिर इसी से रेलिवेंट क्या है, इसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द चीफ मिनिस्टर मे अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ बेसिक स्केल 19 और अबव फ्रॉम। अब देखें, ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से रेलिवेंट है, क्योंकि वहां पे डायरेक्टर जनरल की बात की है। जो डायरेक्टर जनरल क्या है, सेक्रेटरी है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। अब यहां पे याद रखिएगा, ये जो डायरेक्टर जनरल है इसको अपॉइंट कौन करेगा, इस डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, इस डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट क्या कौन करेगा, सीएम करेगा या चेयरपर्सन। अब पहली बात हो गई। अब ये जो चेयरपर्सन है ये किस शख्स को अपॉइंट करेगी डायरेक्टर जनरल के लिए, जो BS-19 स्केल का ऑफिसर हो, BS-19 स्केल या इससे ज्यादा का, यानी कि इससे कम नहीं हो, इससे कम स्केल का नहीं हो। और फिर आगे क्या कह रहा है, ये जो ऑफिसर हो ये कौन से डिपार्टमेंट से हो, तो याद रखिएगा ये जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इससे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, PMS ऑफिसर जो होते हैं, जो PMS ऑफिसर होते हैं, इनसे होना चाहिए। और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इससे नहीं होना चाहिए। और रेलवे सर्विस, इससे भी नहीं होना चाहिए। यहां पे देखो, डायरेक्टर जनरल वो बंदा होगा जिसको चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। और जो डायरेक्टर जनरल होगा वो हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ बेसिक स्केल 19 या उससे ज्यादा, और अबव लिखा हुआ है, फ्रॉम द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्या हो, ऑफिसर हो 19 स्केल या उससे अबव। और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस या PMS ऑफिसर हो, जो सूबाई सतह पे मैनेजमेंट सर्विस होती है उसका हो। In such manner and such terms and condition as may be prescribed and until so prescribed as the chief minister may determine, यानी कि उसको वो तमाम इख्तियारात दिए जाएंगे जो ये लॉ देता है और जो चीफ मिनिस्टर साहब बाद में भी दे सकती है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये डायरेक्टर जनरल के अपॉइंटमेंट के बारे में है कि कौन डायरेक्टर जनरल पीरा बन सकता है। आपकी असाइनमेंट क्या है, आप ये चेक करें कि इस टाइम मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है पीरा का और वो किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है और उसका स्केल क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द डायरेक्टर जनरल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग। यही जो डायरेक्टर जनरल है वो क्या काम करेगा, वो क्या परफॉर्म करेगा। तो यहां पे देखो वो क्या कह रहे हैं, सेक्रेटरियल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा और प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अथॉरिटी करेगा। यहां पे देखो क्या कह रहे हैं, द डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। एक तो
तो जनरल सुपरविजन करेगा, एक क्या करेगा, जनरल सुपरविजन करेगा, एक क्या करेगा, जनरल सुपरविजन करेगा। दूसरा क्या करेगा, द डायरेक्टर जनरल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटरियल फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अथॉरिटी। और आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज आर मेंशन्ड इन द एक्ट और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड आर डेलीगेटेड टू हिम बाय द अथॉरिटी। यानी कि इसके पास वो तमाम इख्तियारात होंगे जो ये कानून देता है, या कौन देगा, या जो अथॉरिटी देगी, या कौन देगा, या अथॉरिटी देगी। ये डायरेक्टर जनरल के फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है। फिर इससे आगे जब हम बात करते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन ये है कि जब हम इसी की बात करते हैं तो ये इसी में मैंने आपको बता दिया। अब वापस चलते हैं थोड़ा सा बैक, वापस जब बैक चलते हैं तो उसमें हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताने वाला है। अब वो कौन सा है, वो ये है कि देखो यहां पे बात समझो कि अब मीटिंग बुला ली गई, अब मीटिंग में कोई एजेंडा पास करना है। जब कोई एजेंडा पास करना है तो उस एजेंडे में वो कैसे पास होगा, वो कैसे पास होगा। यहां पे क्या कह रहा है, यहां तक तो आपको पहले मैंने बता दिया है। अब यहां पे देखो, द डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी, भाई टेकन बाय मेजॉरिटी, यानी कि कोरम कितना है, कोरम 1/2 है, 1/2 का जो मेजॉरिटी है वो जब क्या करेगा, वो क्या करेगा एक्शन, अगर फॉर एग्जांपल कोई लेना भी है, डिसीजन लेना भी है, कोई डिसीजन लेना भी है, तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट। पहली बात क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट। मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर से क्या मुराद है, अब यहां पे देखो कि कम से कम कोरम तो पूरा होना चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए 1/2, और वो जो भी फैसले करेंगे मेजॉरिटी। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूं, 9 बंदे प्रेजेंट है, 9 का कोरम है, 9 का कोरम है। अब मेजॉरिटी किसको कहेंगे, 5 को कहेंगे या 4 को कहेंगे, जाहिर सी बात है 5 को कहेंगे। तो 5 बंदे जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा, मतलब प्रेजेंट तो होंगे, और उसके बाद जो वो फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, एंड वोटिंग, और ये क्या करेंगे, वोट करेंगे। क्या वोट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, 9 में से 5 बंदों ने यस का और 4 बंदों ने नो का, ये वोटिंग हो गई। ये क्या हो गई, ये वोटिंग हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। अब आगे क्या कह रहा है, अगर मतलब 5 बंदे यस कह रहे हैं, 4 ने नो कहा, तो 5 का फैसला माना जाएगा। बट यहां पे आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है, अगर फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूं, टोटल बंदे कितने अथॉरिटी में, 18 है, 18 है, या हम ये बात करते हैं कि 18 नहीं आते, 18 नहीं आते, 16 आते हैं, 16 आते हैं। मीटिंग में कितने आते हैं, 16 आते हैं, यानी कि कोरम से ज्यादा बंदे आ गए, कोरम से ज्यादा बंदे आ गए। अब इनकी जब हम बात करते हैं, देखिए मैं दोबारा यहां पे बता देता हूं, ये 18 है, 18 में से 9 ने कहा यस है और 9 ने कहा नो है, तो ये तो बराबर हो गए वोटिंग। जब ये बराबर हो गई वोटिंग, फिर क्या होगा फैसला, फिर कैसे फैसला किया जाएगा, या 18 ना करो 16 आ गए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 16 बंदे आ गए, 16 में से 8 ने यस का और 8 ने नो का, यानी कि बराबर मैच टाई हो गया। यानी कि जब आप क्रिकेट देखते हैं या कोई भी फुटबॉल देखते हैं कि दोनों के गोल्स बराबर है फुटबॉल के अंदर, या दोनों टीम्स बराबर रन्स बनाती हैं, तो वो टाई हो जाता है मैच। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पे भी वही बात करते हैं, अगर ये टाई हो गया इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, फिर क्या होगा, द चेयरपर्सन, फिर क्या होगा, चेयरपर्सन। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो उसकी जगह जो पर्सन प्रेजाइड कर रहा होगा, अब ऊपर हम देख के हैं कि मीटिंग कौन बुलाएगा, अगर मतलब ये वोट जो है ये इक्वल हो गए, यानी कि 8 ने कहा यस है, 8 ने कहा नो है। अब चेयरपर्सन नहीं है, चेयरपर्सन की गैर मौजूदगी में, तो जो शख्स क्या कर रहा होगा, उसको प्रेजाइड कर रहा होगा ओवर द मीटिंग, एज द केस मे बी शैल हैव अ कास्टिंग वोट। क्या होगा, कास्टिंग वोट होगा, यानी कि यहां पे जो प्रेजाइड कर रहा है ना, प्रेजाइड जो प्रेजाइड कर रहा है, प्रेजाइड कर रहा, उसके पास फिर स्पेशल पावर होगी। क्या स्पेशल पावर होगी, वो कास्टिंग वोट की होगी, कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट क्या होगी, कास्टिंग वोट की पावर होगी। यानी कि आप देखो 8 ने कहा यस है, 8 ने कहा नो है। अच्छा मिसाल यहीं पे हम करते हैं कि देखो फॉर एग्जांपल चेयरपर्सन भी क्या था, वहां पे मौजूद था, चेयरपर्सन भी मौजूद था, 9 बंदों ने कहा यस, 9 बंदों ने कहा नो। अब चेयरपर्सन के पास भी या चेयरपर्सन के अलावा वो शख्स जो इस मीटिंग को
क्या कर रहा है, मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा है, उनके पास एक पावर होगी, स्पेशल पावर होगी, किसकी, कास्टिंग वोट की। कास्टिंग वोट की, कास्टिंग वोट क्या होगा, कास्टिंग वोट ये होगा जो शख्स प्रिजाइड कर रहा है वो कहेगा, क्या कहेगा, वो या तो नो की तरफ जाएगा या वो यस की तरफ जाएगा, वो जिस तरफ जाएगा फिर वही फैसला एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा। तो कास्टिंग वोट से याद रखना कि ये एक स्पेशल वोट है जो उनको दिया गया है। वो किसको दिया गया, या चेयरपर्सन के पास होगा या चेयरपर्सन के अलावा जो इसको इस मीटिंग को क्या कर रहा होगा, प्रेजाइड कर रहा होगा। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, द डायरेक्टर जनरल शैल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स एंड डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी ने जो मीटिंग की उसके बाद डायरेक्टर जनरल की आ रही है, डायरेक्टर जनरल के ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी गई है। क्या जिम्मेदारी डाल दी गई है, वो मेंटेन करेगा कंप्लीट रिकॉर्ड एंड मिनट्स ऑफ डिसीजन। इसको हम बाज दफा ना मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी कह रहे होते हैं, इसको हम बाज दफा क्या कह रहे होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी कह रहे होते हैं। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है ना उसमें ये होता है कि मतलब जो मीटिंग बुलाई गई थी वो कैसे शुरू हुई, सबसे पहले क्या काम हुआ, इस मीटिंग में क्या क्या सवालात उठाए गए, इस मीटिंग में क्या क्या बात की गई, ये सारी जितना भी रिकॉर्ड होगा ये किसके जिम्मे होगा, ये डीजी के जिम्मे होगा, डायरेक्टर जनरल के जिम्मे होगा। डायरेक्टर जनरल मिनट्स ऑफ मीटिंग को और रिकॉर्ड को क्या करेगा, रिकॉर्ड को कंप्लीट करेगा, और फिर इसी तरीके से ये सारा आगे चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।